दिल ने फिर याद किया। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के चहीदे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हम यादें ताज़ा करेंगे, बीते लम्हों में आपको एक बार फिर से लेके जाएंगे, लेकिन जो शख्स हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं, जो अपनी बीती कहानी हम तक पहुंचाएंगे। बीती कहानी हम नहीं कहेंगे, इनकी कहानी अभी भी बदस्तूर जारी है। 1970 की दहाई में इन्होंने शुरू की थी अपनी अदाकारी, और अदाकारी को वो जौहर दिखाए, अभी भी दिखा रहे हैं कि हर एक इनकी अदाकारी का दीवाना है। आप यकीन मानिए, मैं जानती थी आप ही होंगे। वो कैसे? क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? क्या बात है माँ, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है? ना तुझसे, ना मुझसे, ना मुझसे, ना तुझसे, हमसे है ये दुनिया। बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। हमारे साथ है अदाकारी का इदारा नन अदर देन कंवलजीत सिंह। बहुत बहुत खुश आमदीद हैं आपका हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। 1970 से शुरुआत हुई थी फिल्मी करियर की, और आज भी बदस्तूर जारी है। काफी जोखिम उठाना पड़ा होगा बीच में आपको, जब आप सफर पे निकलते हैं तब कहीं धूप और कहीं छाँव आती है, कहीं तन्हाइयाँ और कहीं अपने लोग साथ होते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि कोई फिल्मी बैकग्राउंड आपका नहीं था, आपने ऊंचाइयों को छुआ है अपनी मेहनत, अपनी लगन से। आप पैशनेट हैं, वो वर्सेटाइल एक्टर हैं, सभी जानते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा में बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री पर, और साथ ही साथ थिएटर जगत में भी आपका एक अच्छा सा नाम है, अपना एक मुनफरिद मकाम है। पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा ममनून हूँ कि आपने इतनी तारीफ मेरी कर दी। लोग अक्सर इतनी तारीफ आदमी के मरने के बाद करते हैं तो आपने मेरे जीते जी इतनी तारीफ की, इसका शुक्रिया। और दूसरा, जो सब पे गुजरती है वो हम पे भी गुजरी, तो ऐसी कोई नई बात नहीं थी। और जो मैं ये समझता हूँ कि मंजिल पे पहुँचने से ज़्यादा जो मज़ा है वो सफ़र का है। सफ़र को एंजॉय करके। जी। क्यों, मंजिल में तो ख़त्म हो गई बात। हाँ, सफ़र में जो है एक स्ट्रगल्स हो, जो भी है उसमें मरहले हैं, कुछ ऐसे मकाम भी आते हैं जो मुश्किल हो जाते हैं सहने, लेकिन बहरहाल सफ़र मुझे मुकाम से बेटर लगता है। और सफ़र आपने बहुत अच्छे से जिया है, बीच में आपने छोड़ा नहीं। जैसे कि हमारे शहंशाह बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ भी आपने काम किया, सत्ते पे सत्ता उनके साथ फिल्म आपने की। उनका काम भी तब से बदस्तूर जारी है, वो कभी थमे नहीं, कभी रुके नहीं। और एक एक्टर आप भी इस फहरिस्त में आते हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं। रिसेंटली आपकी राजी आ गई, और उससे पहले भी तुम बिंटू में भी आपको हमने देखा था। और एक और फिल्म रिसेंटली जो तलाक के ऊपर है, ट्रिपल तलाक के ऊपर है, फिर उसी मोड़ पर जी, तो वो भी हमारे सामने आई। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। एक हामिला औरत के साथ निकाह करना जायज नहीं है, हराम है, हराम। लेक टंडन की, जो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका ये आखिरी सपना था, वो हमेशा बनाना चाहते थे कुछ ना कुछ। उनकी बीवी ने उनको कहा था कि जब तुम ऊपर आओ तो टेलीविजन सीरियल बनाने के बाद नहीं आना, एक फिल्म बना के आना जी। तो ये उनका सपना था और साकार हुआ, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि उनका मेरा रिश्ता बहुत ही नज़दीक था, बहुत नज़दीक का रिश्ता था, बल्कि ही वाज अ फादर फिगर टू मी, ऑल्सो अ फ्रेंड। हमारे झगड़े भी बहुत होते थे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये फिल्म के दौरान जब शूटिंग हो रही थी, झगड़े हुए थे उनके साथ? अब आपने बात छेड़ी थी, जिक्र छिड़ी गया है, तो हम पूछेंगे ही आपसे। झगड़े फिर बाद में, क्योंकि मेरी उनकी एसोसिएशन बहुत लंबी रही है। 4-5 सीरियल्स किए मैंने उनके साथ, और एक सीरियल जो बहुत ही मकबूल हुआ था, फरमान जी, तो वो उसमें मैंने उनके साथ पहली मर्तबा काम किया था। तब मैं बड़ा स्केप्टिकल था, बिकॉज ही वॉज ह्यूज डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे बुलावा आ गया हैदराबाद से कि भाई तुमको एक कैरेक्टर करना है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर ले गए थे यहाँ से वो पसंद नहीं आया उनको, तो कहने लगे तुम करो। मेरी एक दोस्त हैं बहुत अच्छी, वो शिबाना, वो कर चुकी थी उनके साथ काम। तो मैंने कहा भाई क्या कैसे हैं, क्योंकि आई एम फीलिंग अ लिटिल स्केप्टिकल कि लेक टर्नर के साथ काम करने जा रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, उनसे साथ कोई कैरेक्टर के बारे में बातचीत भी नहीं हुई, क्योंकि ही इज इन हैदराबाद और मुझे फ़ौरन बुलाया गया। तो कहने लगी नहीं, वो कहने लगी कि ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय द एक्टर्स,
अगर आप मेहनती हैं तो उनको शौक होता है काम अच्छा करने का। अगर एक्टर लेजी है और बात टाल रहा है और डायलॉग ठीक नहीं याद कर रहा, तो फिर उसमें वो नाराज होते हैं। तो उस एरिया में तो कभी नाराज होने नहीं दिया मैंने। पर हाँ, हम लोग शायद एक सीन पर हम मुत्तफिक नहीं होते थे, तब इख्तिलाफात हो जाते हैं। इख्तिलाफात तो हो जाते थे, लेकिन फिर हम लोग दैट वाज अ क्रिएटिव प्रोसेस, काम के दौरान। हाँ जी हाँ, क्रिएटिव प्रोसेस, ऐसा नहीं कुछ रूठ गए हों। लेक टंडन के साथ तो आपकी यादें बहुत अच्छी रही। खैर, अब हम आपकी थोड़ी पुरानी यादों को फिर से दोहराते हैं, बीती यादों में आप फिर से हमें लेके जाइएगा। आपका सफ़र जो शुरू हुआ बहुत यंग एज में शुरू हुआ, और जब FTI आपने ज्वाइन किया था उसकी पीछे भी एक कहानी थी, मैंने सुना है। कितना सही है तो आप बताएंगे, थोड़ी यादें तो ताज़ा करनी है कि जब FTI इंस्टीट्यूट में कुछ कोर्सेज एक्टिंग के शुरू किए थे उन्होंने, तो आपने एक पोर्टफोलियो भी बनवाया था अपने फ्रेंड के घर जाकर, और उसके बाद आपने जब फॉर्म भी फिलअप किया तो आपको विश्वास नहीं था कि आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा। देन आपको लेटर आया और फिर आप चल दिए पुणे। दरअसल मुझे कोई शौक वौक नहीं था इसका। हाँ, मेरे जहन में बस एक ही एयर बात, फोर्स में जाना था आपको। हाँ नहीं, वो मेरे जहन में ये बात थी कि यहाँ से निकलो भाई, ये छोटा शहर है, सहारनपुर से निकलो। हाँ, मतलब कहीं बड़े शहर में चलो, कहीं जिंदगी वहाँ बनती है, छोटे शहरों में जिंदगी नहीं बनती। मेरा ये अपना मानना, वरना वहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है और बहुत अच्छी लाइफ उनकी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। पर मेरा अपना ये मानना था, मेरा ज़ाती ख्याल था कि मुझे यहाँ से निकलना है। और निकलना कैसे? कोई कंपटीशन दे के या कोई ऐसी नौकरी लग जाए बाहर, पर नौकरी तो लग नहीं सकती थी, बिकॉज आई वाज हार्डली 17 देन। 17 years, right. इवन लेस देन दैट। तो फिर मैंने NDA के एग्ज़ाम देने शुरू किए। तो NDA में मैं जब दिया तो एयरफोर्स के लिए दिया, और उसमें क्या हुआ कि UPSC और रिटन और काफ़ी कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। हाँ, सब क्लियर करके फिर मेरे प्रॉब्लम थी यहाँ पे सुनता राइट ईयर से, तो मैं तो पायलट बनने चाह रहा था। तो उन्होंने कहा भैया ये तो हम ले नहीं सकते, लेकिन इसका मैं इस्तेमाल आज तक करता हूँ। कोई बात न सुननी हो तो मैं कहता हूँ भाई प्रॉब्लम मेरे कान में है, तो इसका इस्तेमाल मैं आज तक करता हूँ। फिर क्या अच्छे के लिए, अच्छे या बुरे, अपने को सेफ रखने के लिए। और दूसरी बात क्या थी, फिर उसके बाद फिर मैंने डफरिन का दिया, वो नेवी के लिए जी। वहाँ पे भी नहीं आया मैं। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट, या जैसे जैसे आते गए मुकाम, वो फॉर्म भरता रहा। फिर मैं एक दोस्त के घर था, तो फिल्म फेयर आती थी, मैगजीन भी आती है, उसमें FTI का फॉर्म था, तो वो मैं मैगजीन ले आया चुपके से, और घर में मैंने आके फिल किया। और मेरा दोस्त था फोटोग्राफर, वो 3 पोज मांगते थे, सामने का, इधर का, प्रोफाइल वगैरह, फ्रंट प्रोफाइल। जी। तो वो मैंने, उसकी फोटोग्राफी की दुकान थी, तो मैंने कहा मैं तेरे पास आऊंगा लेकिन दुकान बंद होने के बाद। तो कहने लगा ठीक है, वो मेरा अच्छा दोस्त था, मान तो गया। फिर मैं जब पहुंचा तो कहने लगा भाई दुकान बंद होने के बाद क्यों? मैंने कहा देख, मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता सहारनपुर में पता लगे कि मैं FTI में जा रहा हूँ, और अगर नहीं हुआ तो सारे मुझे चिढ़ाएंगे कि ये हीरो बनने गया था, हुआ कुछ नहीं इसका। तो मैंने कहा तुझे बोलना नहीं। तो थोड़ी बहुत मेरी सुन लिया करते थे मेरे दोस्त, है ना। तो उसने तस्वीरें खींची, हमने तस्वीरें भेजी। फिर मैं यहाँ दिल्ली में बुलाया गया ऑडिशन में जी। जो मुझे मेरे चचा, जो आपकी मुलाकात हुई है अभी, ये मुझे अपने स्कूटर में ले जाया करते थे। NSD का वो था, तो वहाँ पे हमारे एग्जाम्स होते थे, मतलब ऑडिशन हुआ, PSG भी आया, ये सब आए। फिर मैं सिलेक्ट हो गया। उससे पहले क्या हुआ, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर मेरे चचा जो है, इनका थोड़ा सा थिएटर से ताल्लुक था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा दिल्ली में ये एग्ज़ाम ऑडिशन देने के लिए, तो मुझे ये हबीब तनवीर साहब के पास ले गई मुझे कि भाई ये लड़का जो है ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, इसका कल ऑडिशन है, तो आप देखिए क्या है। तो हबीब साहब कहने लगे क्या तुमने तैयारी की है? मैंने कहा उन्होंने कुछ शेक्सपियर का हिंदी अनुवाद भेजा मुझे, मालवेलियो का, वो मैंने किया। तो कहने लगे दिखाओ, सुनाओ। तो मैं देवानंद का फैन हुआ करता था, मैंने पूरा देव साहब के उसमें स्टाइल में सारा पढ़ दिया। कहने लगे यार तुम ये करोगे तो देवानंद वहां क्या करेंगे? तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? तो कहने लगे ये सब नहीं करो तुम, जैसे
आम जिंदगी में करते हो। मैंने कहा वो एक्टिंग कहाँ हुई फिर? ओ आपके तो मुझे अंदाजा ही नहीं था, मतलब मुझे एक्टिंग का बिल्कुल पता ही आप नहीं था। मुतासिर थे देवानंद साहब की अदाकारी मैंने से। कहा जो ये देवानंद, या फिर हम दिलीप साहब को कॉपी करें या देव साहब को कॉपी करें या राज कपूर को कॉपी करें। मैंने कहा वो एक्टिंग तो वो होती है। तो अब मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था इस बात का। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये सब अपने आप अंदर से निकालो और चिट्ठी देखो तो यूं करके नहीं देखना भाई, चिट्ठी देखी और यूं उठाई पढ़ ली। मैंने कहा अच्छा ये होती है एक्टिंग? कहने लगा ऐसी होती है। आप अपना अलग स्टाइल अपनाओ और अपना मुनफरिद अंदाज। एब्सोल्यूट मुनफरिद भी। और फिर मतलब ये सब करने की क्या नेचुरल, इट्स नेचुरल। एब्सोल्यूट। अगर मैं इनको नहीं मिला होता हबीब साहब को और मैं ये करता जाके वहाँ देव साहब करता तो मेरी सिलेक्शन कभी नहीं होती जी। तो मुझे लगता है कि जहाँ जाना होता है वो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। निकल आते हैं। हाँ, बस आप मेहनत करते जाएंगे और विजन क्लियर हो आपका क्या करना है तो चीजें आसान हो ही और जाती हैं। फिर तो हमने सिनेमा देखा, वर्ल्ड सिनेमा देखा और हमारे वर्ल्ड क्लास टीचर्स थे हमारे रोशन तनेजा सर, सर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहाँ, राइट थे। उनमें नसीर, ओमपुरी, शबाना आज़मी, जरीना, सब हम लोग उन्हीं से सीखे। तो उसके बाद तो फिर होराइजन खुलता रहा। फिर पता लगा कि यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अब मैं सीख गया हूँ, यहाँ तो ताउम्र जो है सीखना ही पड़ता है। और एक अदाकार के लिए, एक फनकार के लिए, एक एक्टर के लिए कभी भी चीजें खत्म नहीं होती। एवरीडे नया कुछ सीखना होता है। जैसे अभी भी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मुत्तफिक हैं इस बात से कि हाँ आप आज भी सीख रहे हैं, आप नए नए कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। आपकी पहली फिल्म की बात करें, दास्ताने लैला मजनू आपकी डेब्यू फिल्म बन गई। जी। उस तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते निकल आए होंगे, लेकिन उस बीच मैंने ये भी सुना है कि आपको मुंबई में कई सारी चीजें डिस्टर्ब किया करती थी। रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, मतलब दे यूज्ड टू डिस्टर्ब यू एट द एज ऑफ 19। यू हैव सेड इट कि मुंबई की लाइफ से मैं काफी डिस्टर्ब था और घबराता था, राइट? वो डराती थी मुझे। वो किस्सा ये हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली से, जो बॉम्बे आती थी। बॉम्बे सेंट्रल में मुझे उतारा उसने और बॉम्बे सेंट्रल से मुझे वीटी जाना था। वीटी से मुझे पूना ट्रेनिंग के लिए जाना था, एसटी आया। तो जब मैं बॉम्बे सेंट्रल पहुंचा तो मैंने वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी वाला मुझे एक ऐसे इलाके से ले गया जहाँ मैं, वहाँ लड़कियाँ जो थी सेल्स में खड़ी थी, है ना, जैसे जेल हो, और वहाँ से कुछ यूं कर रही थी। तो मैंने कहा भाई ये कौन है, ये क्या है? तो कहने लगा ये फारस रोड है। ये मेरी यंग माइंड में मैंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं था जिंदगी में और ना सोचा था ऐसा होता है। हाँ, तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा और मेरा ये इरादा वीटी पहुंचने से पहले तक ऐसे ही सोच रहा था कि यार चलो वापस चलते हैं, बॉम्बे सेंट्रल वापस चलते हैं और सहारनपुर चलते हैं वापस, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं वीटी पहुंचा और वीटी से मैंने गाड़ी ली और उस वक्त पुणे हो चुका था। तो जब पुणे पहुंची गाड़ी तो मैंने कहा कौन सा स्टेशन आया? कहने लगे पुणे आया है। तो मैंने कहा अभी पुणे आगे होगा शायद। आपके साथ बहुत अच्छी चीजें हुई है। तो कहने लगे नहीं ये पुणे हो गया भाई, ये पुणे ही है। तो मैं खैर उतरा और फिर दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे बड़ी परेशान की, सुबह का वक्त था, कुछ 6-7 बजे पहुँचती है गाड़ी पुणे। तो मैं जब पुणे उतरा तो एक रेस्टोरेंट था, वो उन दिनों ईरानी रेस्टोरेंट हुआ करते। तो मैंने कहा चाय पी लें सुबह। तो मैंने चाय मंगाई तो उसमें इतना कप और इतनी आधी चाय कटिंग। हाँ मुझे यार चाय ये ऐसे, हमारी माँ पूरा ग्लास भर के बनाया करती थी चाय। तो बताइए, तो वो दूसरा शौक था। ये एक्सपीरियंसेस खैर काफी कुछ सिखाते हैं आपको। देखिए आप सालों से मुंबई में ही अभी है। हाँ, बिल्कुल। और इतना काम छोड़ना नहीं है। कई सारी चीजों से आप गुजरते गुजरते फाइनली ये जो तकदीर आपको लाने वाली थी और जहाँ लेकर आई, आज जहाँ आप हैं मुकीम है, वो है फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म इंडस्ट्री में जब आपकी शुरुआत हुई तो दास्ताने लैला मजनू से शुरू हुई। मैं जब इंस्टीट्यूट में था तो कमाल अमरोही साहब की साहबजादी, उनको बिटिया बोलते थे सब, तो हम भी बिटिया बोलने लगे, हालांकि मेरे से उम्र में बड़ी थी।
तो मैंने कहा सभी बिटिया बुलाते अच्छा अच्छा, तो उनको भी- आपके जहन में वो बात आती थी कि हम इनको क्यों मजबूरी में बिटिया बुलाना पड़ रहा नहीं, है? पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे बिटिया ही बुलाते हों सब, है ना, तो क्योंकि इनके भाई भी बिटिया ही बुलाते थे उसको। शी वाज वंडरफुल लेडी। तो वो आई थी। अब हम वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जब थे तो थोड़े से स्टूडेंट्स ही थे ना हम, ऐसा तो नहीं था मैच्योर हो गए और ये हो गया, तो हम स्टूडेंट्स की तरह ही बिहेव करते थे। तो अब थिएटर में कोई फिल्म चल रही हो तो हम हमारे रिएक्शंस भी आते थे वहाँ। तो ये मेरे पीछे बैठी हुई थी। तो ये जब वहाँ पहुँची कवाल साहब के पास वापस, तो कहने लगी ये लोग शंकर हुसैन की कास्टिंग कर रहे थे। Yes. तो इन्होंने कहा कि बाबा बोलते थे कमाल साहब को, हुसैन मिल गया। हमें हुसैन मिल गया। हाँ, हुसैन मिल गया। कहने लगे कौन? कहने लगे मैं इंस्टीट्यूट में गई थी तो वहाँ लड़का है कंवलजीत, है सरदार लेकिन यूपी से है, तो पता करके गई थी और जबान जानता है। और वो बिल्कुल मुझे लगा कि ये अपनी स्क्रिप्ट का हुसैन किरदार है। हाँ, किरदार है। तो फिर मैं जब पास आउट हुआ तो फिर मिला कमाल साहब से, तो उन्होंने कहा भाई मैं छोटी फिल्म बना रहा हूँ। उस वक्त बहुत बड़ी हिट हुई थी अपनी पाकीज़ा जी। तो उसके बाद मैं कहने लगे मैं क्विकी बना रहा हूँ जी हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे किरदार क्या कमाल की फिल्म थी, वो कमाल की कहानी थी और गाने बहुत कमाल के थे। खयाम साहब का म्यूजिक था, बड़े बड़े शायरों ने उसमें, शायरों का कलाम था, बड़े बड़े शायरों का कलाम था उसमें। जानिसार अख्तर थे, कैफी साहब थे, कै भोपाली थे, कमाल साहब खुद थे, तो इन लोग का कलाम था। तो साहब वो जो क्विकी थी, वो क्विकी 3 साल लगे उसको बनने में। तो जब पहले दिन मैं सेट पे गया तो पता लगा कमाल साहब दोपहर के बाद आएंगे, तो लंच भी हो गया, लोग आराम भी कर रहे थे। फिर कमाल साहब आए, वो सेट पे इधर उधर गए और कुछ देख के वाह यार, कुछ उनको पसंद नहीं आया। उनके बड़े बड़े अजीब से सेट। तो सब पीछे पीछे थे हम लोग। कहा नहीं ये बेकार है और फिर से बनेगा ये सेट, तो इसको मेरी तो हवाइयाँ छूट गई। एक लड़के का करियर शुरू हो रहा है पहले डूब न जाए। पहले ही। हाँ, तो फिर वो खैर वो फिर बना सेट और फिर पूरी पिक्चर बनी। उससे पहले मेरी एक जो पिक्चर थी जो बाद में साइन की मैंने, दास्ताने लैला मजनू, जो आपकी डेब्यू फिल्म बन गई थी। जो डेब्यू फिल्म रिलीज, क्योंकि उसको टाइम लग गया बनने में। नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवले से बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसम सा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। तो होंगे कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की।
खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। आपकी कमाल अमरोही साहब के साथ यादें बहुत अच्छी रही हैं। सेट्स पर जानना चाहेंगे, यादें ताज़ा कर रहे हैं आप। शंकर हुसैन उनके साथ करे, बहुत उम्दा गाने थे, अभी भी याद किए जाते हैं उस फिल्म के गाने। उनके साथ कुछ ऐसी यादें हैं आपकी, जैसे आपने कहा बड़े स्टबन थे, नहीं, हाँ, उनका पूरा जो विजन था बहुत ही लार्जर देन लाइफ था। हाँ। उनकी पिक्चरें देख के पता लगता, महल, ये पाकिस्तान सब। और दूसरी बात ये है कि उनके पास किस्से बहुत थे। उनकी ही वॉज अ वेरी गुड राइटर, लेकिन कुछ राइटर होते हैं बोलते नहीं ज्यादा। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड जितना अच्छा लिखता उससे ज्यादा अच्छा बोलता था वो ही वॉज अ कॉन्वर्सेशनलिस्ट। ऐसे ही कई लोग, और वो कमाल साहब का वो था बहुत, मतलब हम लोग भूल जाते थे शॉट लगा हुआ है, और कैमरामैन भी खड़ा हो जाता था बोल के 2-3 बार बोल के। मामू उनका भांजा था, मामू शॉट रेडी, आते करके फिर पूरा किस्सा सुनाया जाता था। फिर हम जाते थे, फिर वो बताते थे कि मीना कुमारी जी के साथ कहने लगे वो रात को बोलने की आदत थी उनको, और वो कुछ बोलती थी तो मैं जागा होता था, लिख रहा होता था, तो मैं सवाल पूछता था तो वो जवाब सोते सोते जवाब भी दे देती थी। मीना कुमारी की किससे मीना कुमारी की सेट पे सुनाया करते थे। तो ये खैर दोनों की प्रेम कहानी भी बहुत मोड़ रही है। एनीवेज, खैर अब शंकर हुसैन की बात हुई, आपने जीनत अमा के साथ भी एक फिल्म की थी, अशांति फिल्म का नाम है, वन ऑफ द लीड्स। उसके बाद आपने रुख किया टेलीविजन की तरफ, काफी काम किया आपने एज अ लीड, बतौर लीड। क्या इसकी वजह ये तो नहीं रही कहीं ना कहीं कि आपको उस तरह के स्क्रिप्ट्स नहीं मिलते थे एज अ लीड कि आपने रुख किया टेलीविजन की तरफ? देखिए, ये सवाल तो कई बार आपके सामने आया होगा। हाई हॉर्स एटीट्यूड। देखिए, जिसको काम करने का शौक होता है ना, वो काम करना चाहता है बस। मुझे काम करने का शौक है, मैं काम ढूंढता था। अगर मुझे काम फिल्मों में मिलना बंद हो गया तो मैं देखता था और एवेन्यूज क्या है। फिल्मों में ऐसे अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये जो टेलीविजन था इसमें सबसे पहले बुनियाद आपका सीरियल, सबसे पहला मैंने और मेरी वाइफ ने किया था छपते। हाँ। वो इन्हीं लोगों के लिए किया था, अपना सिपीज के लिए। तो वहाँ से मुझे सिपी साहब ने देखा, और वही जो ऑलमोस्ट वो कास्ट जो छपते की थी, वो कास्ट को सबसे पहले बुलाया कि भाई तुम ये करोगे, तो बुनियाद, फिर बुनियाद शुरू हुई। राइट। और भी हमें बातें करनी है, अदाकारी का हर एक पहलू जो है, हर एक जाविया जो है, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। और साथ में आपने अपनी वाइफ का जिक्र किया, अनुराधा पटेल का, वो भी जानी मानी एक्ट्रेस रही है। उनके साथ कैसे आपकी मुलाकात हुई वो भी हम ताज़ा करेंगे, उसकी भी बयानी करेंगे। बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हम मिलते हैं इस वक्फे के पार, और कमलजीत सिंह से हमारी बातें जारी रहेंगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चहेते प्रोग्राम के पार। हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज बीती यादों में हमें लेकर जा रहे हैं नन अदर देन इंडस्ट्री का जाना माना नाम, अदाकारी का इदारा जिन्हें हम कहते हैं, कमलजीत सिंह। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, बीती यादें ताज़ा हो रही है। आपने बहुत सारे तजुर्बे जिंदगी में किए हैं, और उन तजुर्बों को आपने अपनी जिंदगी में इस कदर डाला है कि ह्यूमर पैदा होता है। आप जिस अंदाज से अपनी बयानी करते हैं, अपने तजुर्बों को बयान करते हैं, ऐसा लगता है कि भरपूर जिंदगी को आपने जिया है, हर पड़ाव पर, हर लम्हे में। दैट इज द रीजन आप अभी तक यंग है, इतने हैंडसम है। ओके, एनीवेज, ब्रेक में जाने से पहले बातें हो रही थी, जिक्र छिड़ गया आपकी वाइफ का, जो खुद एक एक्ट्रेस रही, उनके साथ मुलाकात का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ? वो ऐसा हुआ कि ये जो मैं छपते का पहले जिक्र किया ना मैंने, उसमें सारिका थी। तो सारिका और मेरे साथ उन्होंने पायलट बनाया, लेकिन बीच में उनका वहाँ चली गई मद्रास, साउथ, कमल हसन के साथ। तो लुकिंग फॉर ए हीरोइन फॉर द सीरियल। तो पता लगा ये इनके साथ हुई बातचीत,
अनुराधा के साथ। फिर उसके बाद पूरा सीरियल 14 या 15 एपिसोड का था या ज़्यादा था, मुझे याद नहीं, फिर हमने किया। अच्छा, सीरियल के दौरान ही आप एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे? नहीं, इससे पहले भी एक बार मिल चुके थे, फिर उसके बाद अलग हुए। मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें मिठुन था, पूनम ढिल्लन थी, शबाना थी और मैं था, और पल्लवी जोशी बाद में हुई। तो उसमें जो सबसे छोटी बहन थी इन दोनों की, वो थी अनुराधा। तो ये हम लोग आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, तो इनकी मम्मी इनको छोड़ने आई थी। शी वॉज जस्ट टीनेजर देन, तो तब पहली मुलाकात हुई थी वो फिल्म में। पर ये देन शी बिकेम अ हीरो ऑन हरसेल्फ, बाय हरसेल्फ। तो वो इन्होंने छोड़ दी वो फिल्म, तो पल्लवी आई फिर जी। तो तब से सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत ऑफ एंड ऑन ऐसा चलता रहा। आपकी तरफ से इकरार हुआ पहले कि उनकी तरफ से? It was both ways? हाँ, मतलब म्यूचुअली था। You fell in love, you got married. Anyways, अभी भी वो आपके साथ बदस्तूर है और अभी भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है इस तरह का प्यार देखना, इस तरह का रिश्ता देखना जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटूट है और ऐसे बंधा हुआ है कि लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी मिसाल बनी है। अच्छा लगता है। एनीवेज, बात हो रही थी एक और फिल्म की, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन साहब का जिक्र छेड़ा पहले कि आपने उनके साथ सत्ते पे सत्ता की। कई सारे बड़े बड़े हीरोज थे उसमें, बड़े कास्ट थे जो आगे जाके और भी बेहतर काम उन्होंने किया और आप भी उनमें से एक थे। तो वो फिल्म अभी भी बहुत क्लासिक कल्ट मानी जाती है वो फिल्म। स्पेशली सारे भाई जो है वो किस तरह से आपस में रहते हैं, कैसे ह्यूमर क्रिएट होता है बीच में। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ यू गॉट दैट फिल्म? वो राजचित्र उसके डायरेक्टर थे, उनको हम लोग प्यार से डड्डू बोलते हैं। और वो मेरे साथ एक फिल्म बना रहे थे, पत्थर के लोग, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे और मैं। वो फिल्म किसी वजह से नहीं बनी। एक गाना शूट हुआ था दिल्ली में, मौर्या में, बिंदिया और मेरा गाना, हाँ, बिंदिया गोस्वामी का और मेरा गाना एक शूट हुआ था। बस उसके बाद फिल्म रुक गई। हमें ये मालूम हुआ कि वो कुछ अनबन हो गई है राइटर्स और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो वो फिल्म रुक गई। लेकिन मेरे ताल्लुकात बन गए थे इनके साथ, डड्डू के साथ, राजसिप के साथ। तो उसने कहा भाई एक रोल है सत्ते पे सत्ता पे, जो मिठुन पहले कर रहा था, लेकिन मिठुन को कुछ और फिल्म मिल गई है और वो ये फिल्म करने से मना कर रहे हैं। हाँ, तो वो अब आ नहीं सकता, उसकी डेटें क्लैश कर रही क्योंकि इनका कश्मीर का शेड्यूल ऑलरेडी तय था। तो मैंने कहा मैं करता हूँ ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बोली और फिर उसका मज़ा, तो जो मज़ा बनाने में आया है, तो जो दिखने में महसूस होता है ना, आज भी वो गाने सत्ते पे दुखी हो भाभी जाग जाएगी, बहुत फनी सिचुएशन है। आज यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय। जितना फन हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ सेट पे, एंजॉय जो किया, वो दैट कम्स अक्रॉस ऑन द स्क्रीन, which is fantastic. It seems so natural. ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेचुरल वे में हुआ है वो शूट। और अमिताभ बच्चन साहब के साथ तो बहुत कमाल ही होता होगा। जी। ऑल टुगेदर किस तरह के फनी इंसिडेंट्स हुए थे वहाँ सेट्स पे? कुछ याद है आपको? यादें ताज़ा करना नहीं, देखो वो तो दादा थे, वो तो अमिताभ बच्चन तो भाई अमिताभ बच्चन है, तो हमको कहा गया सब भाई जो हैं वो ठंड में कश्मीर में वो अंडरवेयर में पानी में जाएंगे। तो हम तो ना करने के लायक ही नहीं थे। तो बच्चन साहब ने कहा नहीं, ये सब ये जाएंगे। वो भी मान गया। लेकिन हमको डायरेक्टर से बड़ी खुंदक थी। वो हमारी एज का, खुंदक मतलब इन द सेंस कि ही वाज अ फ्रेंड। तो हमने उसको बड़ा बनाने की कोशिश किया। बड़ी सर्दी है और पानी में जाना और पानी में पूरा सीन करना, 7-6 भाइयों का। वो जरा किसी को बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, फिल्म रुक जाएगी। कहने लगा नहीं यार, करना पड़ेगा, करना है। और मैंने सब इंतजाम किया है। जैसे ही तुम लोग कट हो, तुम लोग के लिए फायर वायर सब है वहाँ, तौलिया, हाँ इंतजाम सब था। तो हमने कहा चलिए क्या कर सकते हैं। हमने कोशिश तो पूरी की पानी को अवॉइड करने की ठंड में, जब पड़ा। लेकिन जब एंड में लास्ट शॉट हुआ तो हम सब भाई भागे उसके पीछे और उसको हमने पानी में डाल दिया कि भाई तुमको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये पानी में जाना क्या होता है सर्दी में कश्मीर में। ये खैर आपके किस्से तो बहुत है लाइफ के। इसी बात पर अब हम आ जाते हैं कि फिल्में जब आपने छोड़ी उसकी तरफ, बाद में आपने कहा कि नहीं, कुछ इस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे जो चाहिए थे।
इसी बात पे एक बात या मुझे फिल्में याद- नहीं मिल रही थी, ऐसा कह लो ना। हाँ, ये हाई हॉर्स पे क्या बैठना, मिलती अच्छा। है, फिल्म मिलती है तो आई लव। एज ए लीड आप चाहते थे फिल्म मिले, नहीं मिल रही थी एज ए हाँ, लीड, बिल्कुल। चाहा कि चलो टेलीविजन की तरफ टेलीविजन, रुख किया हाँ। जाए, और आपने बड़े बड़े सीरियल्स किए हाँ, हैं। टेलीविजन में फिर बुनियाद बड़ी मजबूत आपकी ऑलरेडी थी, टेलीविजन में और भी ज्यादा मजबूत बन गई वो। absolutely. फरमान सीरियल आपका, फरमान, बुनियाद सीरियल बुनियाद। आपका, आगे और भी कई सारे सास। सीरियल, सास, यस। फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 1, पहली बार कॉमेडी ट्राई किया था मैंने। पहली बार कॉमेडी तब ट्राई किया था आपने, यस। सत्ते पे सत्ता फिल्म में तो किया था आपने थोड़ा कॉमेडी, इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ। पता नहीं, उसको समझ नहीं आई थी कि कॉमेडी करना है, कई क्या सारे करना है। लोग तो ये कई सारे बाकायदा, लोग थे। ये दिस वाज बाकायदा ये कॉमेडी सीरियल है। कॉमेडी सीरियल है। कॉमेडी की बात आ गई, कई सारी कॉमेडी फिल्में आपने और भी की। इससे पहले कि मैं गालिब साहब पे आ जाऊं, ओह, आपके सामने रखी भी है, और गालिब साहब के बहुत दीवाने हैं आप। अक्सर बेशतर आप इनका कलाम जो है अपने दोस्तों में भी सुनाते हैं और औरों को भी सुनाते रहते हैं। बचपन से ही गालिब साहब के साथ आपका ये जी। रुझान था, इनकी शायरी से आप मुतासिर थे। मुझे कहिए कि कौन बंदा नहीं है इस दुनिया में जो गालिब साहब से मुतासिर ना हो, गालिब को इनकी ना शायरी जाने, से। शायर तो वो अच्छा है, तो बदनाम बहुत है। यस, इनसे तो मोहब्बत रही शुरू से, बहुत शुरू से। हालांकि समझते तो आज तक नहीं है हम। जब भी इनका दीवान खोलते हैं और शेर पढ़ते हैं तो एक नई परत नजर आती है मायने की, यू नो, मायने हाँ, दर, मायने right. दर, मायने दर। मैंने कई बार तो अरे अच्छा, इसमें तो ये भी है, ये भी एंगल है। और जब हम सुनते हैं बड़े अदीबों को, वो जब गालिब पे बात करते हैं तो एक और डायमेंशन हमको नजर आती है। तो इनकी तो डायमेंशन खुलती जाती है, और इनसे बड़ा शायर तो कोई है ही नहीं। आज के दौर में भी जीवित है ये, हर एक के दिल में बसे हुए हैं। देखिए, मीर को खुदाए सुखन बोलते हैं जी, लेकिन मीर और इनके बारे में कहते हैं कि ये मीर जो है पुराने हो रहे हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी इतनी नहीं रहे। लेकिन ये आज से 20 साल 100 साल आगे भी कंटेम्प्रेरी होंगे। इनका कहा हुआ उस वक्त भी सच होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस वजह से ये गालिब जो है मीर पे भारी है। जी, मीर पे भारी ही है। और आपको मौका मिला गालिब साहब प्ले करने का स्टेज पे, जी। तो तब तो बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले है ये। नहीं, जो उत्सुकता आपका। उसका कुछ नहीं हुआ मुझे बल्कि मैं भागता फिरता था। जब जिक्र छिड़ गया कि आप इनका प्ले करना है या आप स्टेज पे इसे प्ले करेंगे, तो रिएक्शन क्या था पहले आपका? नहीं, आपको वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। इससे पहले इतने सालों में बहुत से डायरेक्टर मेरे पास आए कि तुम प्ले करो। हाँ। तो मैं नहीं करता था, मेरे को मैं घबराता हूँ प्ले से, डर लगता है मुझे, साइकोलॉजिकल फियर है थिएटर का। क्यों? आप तो बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, मैं अच्छा करता हूँ, स्क्रीन पे करता हूँ ना, उसमें यहाँ पे एक लाइव ऑडियंस मिलती है। लाइव ऑडियंस फियर ये है कि मैं भूल जाऊंगा अपनी लाइंस, है ना। तो ये सब फियर था मुझे शुरू से। तो रमेश तलवार जब साहब आए मेरे पास, एक बार तो दिल्ली में चला भी गया था कि वो एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि ये रोल है, तुमको तुम आ जाओ, तुम्हें समझा दूंगी ये वो। तब वो मुझे वहाँ पे थिएटर में ले गई पहले दिन ही, एयरपोर्ट से सीधा। उन्होंने कहा ये ऐसे करना है, यहाँ से यहाँ तुम आओगे, यहाँ से तुम आओ। सोलोलिकी सी उसमें पड़ी। तो मैं रात को जब सोया तो मैंने कहा भाई ये तो तेरे होने का नहीं, तू भाग यहाँ से। मैं दिल्ली से यहाँ आ गया, तो मैं प्ले से ऐसा डरता आया हूँ, भागता आया हूँ। तो जब रमेश तलवार साहब ने कहा भाई वो गालिब कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं तुम करो गालिब, मैंने कहा पहली बात तो मैं करूँगा नहीं, मैं तो थिएटर से घबराता हूँ, और गालिब को इतना लंबा था नहीं, और फिर मैं गालिब क्यों करूँ भाई, गालिब बहुत पड़े हैं यहाँ पे। मैं अच्छा एक्टरों को जानता हूँ, थिएटर वाले। मैं कहता मैं आपको देता हूँ, नहीं कहने लगे तुम्ही से करवाना है। तो मैंने शिकायत के तौर पे एक दूसरे दोस्त को फ़ोन किया जो रमेश तलवार साहब को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो मैंने कहा ये मुझे गालिब करने के लिए बोल रहे हैं, यार तुम उनको बोलो कि मैं नहीं करूँगा, और मैं कई बार मना कर चुका हूँ, और मैं नहीं कर सकता स्टेज। तो इस बंदे ने मुझे, इस शख्स ने मुझे बोला कि तू डरता क्यों है, क्यों डरपोक, क्या है, एक बार ट्राई करके देख ले। तो मैं की बहुत इज्जत करता हूँ जिसकी मैंने बात की। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने डरते डरते एक्सेप्ट कर लिया। और एक वजह ये भी थी कि मोहब्बत थी मुझे बेसिकली, हाँ गालिब से बहुत मोहब्बत थी कि कोई चूक न हो जाए या मैं हाँ। कर पाऊंगा। नहीं वो तो थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट भी इसी वजह से किया कि मुझे गालिब से बहुत मोहब्बत थी। और गालिब को पढ़ा तो है, समझा बहुत कम है, जैसा मैंने अर्ज किया। और शुरू से हमारे दोस्त थे रमेश दत्त,
वहाँ स्कूल के टाइम में, तो हम दोनों को बहुत शौक था शायरी का, तो हम लोग बहुत फैज़ पढ़ते थे, इकबाल पढ़ते थे और दूसरे फराज, ये सब उन दिनों पढ़ते थे, तो शायरी में दिलचस्पी बहुत थी। गालिब के किसी शेर से काफी मुतासिर थे आप? नहीं, गालिब साहब हर शेर एक पर्ल है, नगीना है, जैसे रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। ये जो गालिब आप प्ले कर रहे हैं काफी टाइम से चल रहा है ये जी, आखिरी शब्द 50 साल हो गए, लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले है। और उससे पहले मेरी हिमाकत देखी कि मैं कर रहा हूँ, इसके बावजूद, इस नॉलेज के बावजूद कि पहला जो प्ले था, पहली बार जो किया गया वो बलराज साहनी ने किया था जी, कमाल के एक्टर थे, कमाल के एक्टर जी, और उसके बाद फिर भरत कपूर ने किया, वो अंडररेटेड एक्टर है लेकिन वो भी बहुत ही कमाल का एक्टर है। फिर वक्त हमें एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद हम हाजिर हो जाएंगे और कुछ और बातें करेंगे आपसे, कुछ दिलचस्प बातें, लेकिन फिर वक्त एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी शेर व शायरी की बातें हुई, आपके फेवरेट शायर जो रहे हैं वो गालिब साहब रहे हैं, जबकि आप फैज साहब के भी बहुत बहुत दिल के करीब है फैज साहब। बल्कि जब फैज साहब की डेथ हुई है तो मैं उनकी शायरी, मेरे पास जो किताबें होती उनकी, वो लेकर और 3 दिन मैं कमरा अपना बंद करके बस उनकी शायरी पढ़ता रहा और बहुत उदास था। उदास इसलिए कि उनकी मौत हो गई थी। एक एक्टर जो है तस्वीर दिमाग में बना लेते हैं, वो जिस तरह से वो पर्दे पर किरदारों के साथ जीते हैं या उनके अंदर समाकर, वो उनमें डूब कर वो उनको अपने आप में ढालने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से ख्याली दुनिया में आपके एक तसव्वुफ में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो इस कदर आपको मुतासिर करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही जिस्म का हिस्सा हो या मेरी दुनिया का एक हिस्सा हो या मुझसे छिन गया हो, कुछ इस तरह से मोहब्बत आपकी रही है शायद फैज अहमद साहब। ऑब्वियसली तभी आप कह रहे हैं कि आपने कमरे में खुद को बंद कर दिया। ऐसी कौन सी चीज़ थी उनकी शायरी में, ऐसी कौन सी बात थी या उनमें ऐसी कौन सी बात थी जो इस कदर आपको मुतासिर करती थी, आपको लग रहा था कि मेरा अपना कोई मुझसे बिछड़ गया है? उनकी शायरी अगर आप पढ़ते रहें लगातार, उनसे मोहब्बत हो जाती है, अपने लगने लगते हैं बहुत, और बहुत मीठे और बहुत शाइस्ता इंसान तो थे ही, और उनके टेप्स भी अगर आप सुने तो मुझे उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कोई लोरी सुना रहा है अगर वो गज़ल पढ़ते हैं अपनी। हालांकि लोग कहते हैं, लोग मजाक करते हैं कि वो अपना कलाम ऐसे पढ़ते थे जैसे दुश्मन का पढ़ रहे हों, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास, इतना प्यार, इतना कंपैशन होता था कि बस जुड़ जाता था उनसे आदमी, और शायरी तो थी ही कमाल की उनकी। देखो एक आधा शेर फैज साहब का जो सुनाना पसंद करेंगे, जो बड़े दिल के करीब है, तो उनकी शायरी आपको बहुत हर दिल अजीज है, आपको भी अजीज है, फिर भी एक आधा शेर उनका फैज साहब। नहीं, फैज साहब के बारे में आपने किया, फैज साहब के बारे में ये कहा जाता है ना कि भाई अपनी महबूब को वो एक हसीन जगह ले जाते हैं और फिर फूलों की बरसात होती है, बाद सवा चलती है, और फिर चुपके से अपने उसके कान में कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। समझ रहा है? ये ऐसे जैसे वो शुरू होती है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मन में, मैंने समझा था कि तू है तो तरक्षा है यार, तेरा गम है तो गम तैर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बाहरों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? और फिर उसके बाद पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से यहाँ तक बात पहुँचती है, फिर लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। वाह, फैज साहब दौड़ रहे हैं आपके रगों में, बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपके साथ बात करते हुए। फिल्मों पे बात करेंगे फिर से। कोई फिल्म ऐसी आपको अपने करियर में मिली जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में आपको वो करनी पड़ी? कभी कभी एक एक्टर के साथ ऐसे हादसात भी पेश आते हैं जो हम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आता है। देखिए, एक एक्टर की जो लाइफ है, ये स्पीशीज जो है बहुत लकी है अगर इसको काम बराबर मिलता रहे, वरना कितने एक्टर हैं जिनको जो बेचारे जिनके पास रोजगार नहीं है और इतना लंबा रोजगार। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, गॉड इज बीन काइंड टू मी, और काम मिलता रहा है, उससे कोई बड़ी बात ही नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया कि कभी कभी ऐसा काम भी करना पड़ता था जिसमें इतना दिल नहीं लगता है, लेकिन मैं ये सोचता था चलो भाई रियाज ही हो जाता है, रियाज ही है। और एक कहीं कोने में ये भी लगता था ये फिल्म रिलीज तो होने वाली नहीं तो कम से कम थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और हमारा रियाज रहेगा, क्योंकि लाइनें याद करना भी तो एक रियाज ही है।
यू आर वेरी पॉजिटिव, आपने हमेशा लाइफ को पॉजिटिव वे में जिया। आपकी बातों से भी एक एक लफ्ज ये कह रहा है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, वही एक रीजन है आज तक आप काम कर रहे हैं। आप मानते हैं खुद इस बात को? हाँ, लेकिन मैं स्ट्रेस में ज्यादा अच्छा ऑपरेट करता हूँ, मुझे लगता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्रिकेटर हूँ, जब बहुत स्कोर करना हो, रन विकेटें कम रह गई हो, बैट्समैन कम रह गए हो, तब मैं स्कोर प्रेशर में ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं आप। कुछ ऐसा है, जैसे मैंने गालिब साहब, आपको मालूम नहीं मैं किस मकाम से गुजरा हूँ गालिब को करने के लिए। मैं पहली बार स्टेज पे था और फिर जब इन्होंने बोला थर्ड बैट, मैं तीसरी पे, तो मैं क्या करूँ, कहने लगा तेरी एंट्री है भाई। तो मुझे बाकायदा धक्का देके नहीं जाओ, अरे मैंने कैसे जाऊँ, तो मैं चला गया और फिर होता गया अपने आप थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने इतना कोई कमाल नहीं किया, लेकिन शौक जो था ना, जैसे आई हैव टेस्टेड ब्लड ना, अब मैं मजा आएगा, मजा आ रहा है। हाँ, उस वक्त मजा आया था, लेकिन घबराया हुआ मजा था। घबराया हुआ मजा। हाँ, घबराया हुआ मजा था। आपके पास अभी मजेदार मजा आएगा। मजेदार मजा आएगा। आपने टेस्ट किया है लाइफ को, जिंदगी का हर एक पहलू चखा है आपने, हर एक लम्हे को आपने भरपूर जिया है। अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी जिंदगी से याद है जिसे आप कभी याद ही नहीं करना चाहते, इसे भूल जाना चाहते, इरेज करना चाहते हैं अपनी मेमोरी से? कुछ ऐसी यादें मिली हैं जिंदगी में? जबरदस्ती भूलना कुछ नहीं चाहता मैं। सब आज जहाँ मैं हूँ, मैं उन्हीं एक्सपीरियंस के तहत हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे जो दोस्त रहे हैं, जो मैंने किताबें पढ़ी, जिस घर में मैं पला बड़ा हुआ, पैदा हुआ, ये सब मुझे फॉर्म करने में दे आर पार्ट ऑफ इट। तो कोई भी ऐसी याद नहीं है मेरे पास जिसको मैं कहूँ नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। वो उसने भी, वो नेगेटिव रही होगी याद, पर उसने भी मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना है ना, वो बनाया है, कुछ तो ऐड किया उसने मेरी। That's why I said कि आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं लाइफ को लेकर। इसी वजह से जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड आई, उसको भी आपने पॉजिटिव में तब्दील कर लिया। वो एक एक्टर की, बहुत बेहतर एक्टर की निशानी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, फिर याद किया मैं, आप हिस्सा रहे हमारे। कुछ और कहना चाहते हैं आप जाते जाते, जो आप चाहते हैं कि आपको लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, वो बात जो रह गई है, या मेरे पूछने में जरा सी कमी आ गई है? इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, कहीं कोई कमी रही? नहीं, अभी कमी का तब एहसास होता है जब आदमी मुकम्मल जिंदगी जी लेता है, या मुकम्मल उसका करियर। अब यहाँ पे यार मैं आई एम पुटिंग माई ग्लव्स आउट, आई एम हैंगिंग माई ग्लव्स। मैंने ग्लव्स तो हैंग नहीं किए अभी तो लड़ रहा हूँ, अभी भी आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। यस। तो फिर क्या कमी है? कोई अभी तक ऐसा रोल है जो आप चाहते थे, जो ड्रीम रोल आपका था, वो पूरा हुआ कि वो अभी भी आना बाकी है? एक एक्टर के लिए तो खैर कभी खत्म ही नहीं होता। गालिब वाज अ ग्रेट थिंग इन माय लाइफ। यस, इसको भी मैं मना कर रहा था, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैंने किया तो फिर एक अलग मजा आया इसका, और बिल्कुल ही अलग एहसास था, अलग एक्सपेरिमेंट था ये मेरे लिए। इट वाज एंटायरली एट दिस स्टेज ऑफ करियर कोई नया एक्सपेरिमेंट करना मेरा ख्याल मुश्किल ही हो जाता है। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे, लेकिन जब हो गया तो मैंने कहा यार फिर मजा आया। लेकिन आपने हमेशा फिल्मों को ही प्रेफरेंस दी है। You have always loved films only rather than I belong to FTII, Film and Television Institute, where television तो बाद में हुआ, वरना वो FTI था, Film Institute of India, तो फिल्म टेलीविजन था ही नहीं इसमें। तो हमने फिल्में इतनी देखते थे, फिल्मों पे काम किया है, फिल्में सपने देखते थे फिल्मों के, खाते थे फिल्म, यू नो, वी यूज्ड टू ईट, ड्रीम, स्लीप, एवरीथिंग वाज सिनेमा फॉर अस। तो इसलिए सिनेमा से इश्क है। दो हाथों से ये ताली बजे, महफिल अकेले से ना सजे। दो हाथों से ये ताली बजे, महफिल अकेले से ना सजे। सब हो मगर जो एक तू ना हो, तेरे बिना ये जीना लगे। बातें ना हो तो कैसे जलेगी दिया, हो साथिया, ओ साथिया। न तुझसे न मुझसे, न मुझसे न तुझसे, हमसे है ये दुनिया।
कभी सोचा नहीं, दिमाग में ख्याल नहीं आया कि आप को कोई फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए? तुम लगाओ पैसे, तुम्हें कर देता हूँ। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। अमेजिंग टॉकिंग टू यू। लवली टॉकिंग टू यू। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nw18.com पर। एक नई याद के साथ हाजिर हो जाएंगे और आपको बीते लम्हों में लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सिनवाई रहिए, अच्छी फिल्में देखने के आदी बन जाइए, क्योंकि फिल्में, अच्छी फिल्में हमें काफी कुछ सिखाती हैं। खुदा हाफिज।